कहानियों का पिटारा प्रेजेंट्स हिंदी स्टोरीज। स्टोरी टेलर वरुण चोपड़ा। आज की कहानी सभी माता पिता को समर्पित है। आज की कहानी का नाम है पापा के मौजे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कब से दिव्यम अपने पास मिलने बुला रहा है और आप हो कि 2 दिन की छुट्टी तक नहीं ले सकते हो? दिव्या ने खिसखिसाते हुए मेरी ओर देखकर कहा। ओ भगवान, ऑफिस मेरे बाप दादा का थोड़ी ना है, जब मन चाहेगा छुट्टी ले लूं। मैंने हंसते हुए दिव्या को जवाब दिया। हाँ हाँ रहने दो, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मन ही मन बड़बड़ाती हुई दिव्या रसोई में चली गई। मैं शिवम अपनी अर्धांगिनी दिव्या के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे बाजपुर में रहता हूँ, जो कि नैनीताल से बस 1 घंटे की दूरी पर हरियाली भरे क्षेत्र में बसा हुआ है। हमारा बेटा दिव्यम गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत मेहनती है, फिजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं करता है। जितने कमाता है अपना खर्च निकाल के कभी मेरे लिए तो कभी अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ भेज दिया करता है। दिव्या बड़े फख्र से मोहल्ले की औरतों को बताया करती है जब कभी लोग दिव्यम के बारे में उससे पूछते। कब से मिलने बुला रहा है, कहता है यहीं आकर रहो मेरे पास, आप दोनों की अच्छे से सेवा करूंगा, मुझे भी माँ के हाथ का खाना मिलता रहेगा। पर क्या करें, इस जगह को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। यहीं जान बसती है हम दोनों की। आज सोचा चल ही लेते हैं घूमने। कब से बुला रहा है। जब से दिव्या को चलने के लिए कहा है तब से बहुत खुश है और खुशी के मारे लाली सी आ गई है उसके चेहरे पर। अपने लाडले के लिए बेसन के लड्डू बना रही है रसोई में। बड़े चाव से खाता है लड्डू, शैतान। फक्र महसूस होता है अपने लाडले पर। समय के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया है। मोहल्ले में लोग अलग ही नजरों से देखते हैं। जब बच्चे कहीं काम धंधे पर लग जाएं, अच्छा भी लगता है जब बच्चे अपनी जिम्मेदारियां समय से जान लें। अरे शर्मा जी, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। साथ में श्रीमती जी भी थी। शायद दोनों उदास थे। मैंने उनके चेहरे भली भांति पहचान लिए थे। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इतना सोचकर मैंने दोनों को घर में अंदर बुला लिया। आइए आइए शर्मा जी, कैसे हैं आप दोनों? इतनी रात को कैसे और कहाँ से आ रहे हो? मैंने चिंता व्यक्त करते हुए सारी बात एक सांस में कह दी। वो दोनों अपने उदास चेहरों से एक दूसरे की तरफ देखकर रोने लगे। बात क्या है शर्मा जी, आप बताइए तो। अच्छा चलिए पहले शांत हो जाइए और पानी पीजिए। आप लोग कितने परेशान क्यों हो, कुछ तो बताइए। दिव्या ने बड़ी सहजता से दोनों से पूछा। याद है भाई साहब, जब हमारे मुकुल का जन्म हुआ था तब हमारे पास मिठाई बांटने तक के पैसे नहीं थे। इन्होंने आपसे पैसे लेकर ही आस पड़ोस में बहुत खुशी से मिठाई बांटी थी। इतना कहकर श्रीमती जी बहुत जोर से रोने लगी। दिव्या और मैं बहुत चिंतित हो गए। तभी शर्मा जी ने दुख में कुर्सी को एकटक देखते हुए खुन्नस वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, आज हमारे मुकुल का जन्मदिन है। परसों से ही इन्होंने गाने गा रखे थे, मुकुल के पास बनारस चलना है, वहीं उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से उसके कॉलेज के बच्चों के साथ मनाएंगे। हम परसों रात ही बनारस के लिए चले गए थे, उसे बिना बताए। सोचा जन्मदिन के दिन हमें दिखेगा तो फूले नहीं समाएगा। पूरी रात यात्रा करके जब दोपहर में उसके हॉस्टल पहुंचे तो पता लगा कि वो हॉस्टल में रहता ही नहीं है। पहला साल खत्म होते ही वो साथ वाले दोस्तों के साथ कहीं सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहने लग गया था। हमें बड़ा अजीब लगा। उसका 4था साल है कॉलेज में और उसने हमें एक बार भी नहीं बताया। हॉस्टल की फीस जमा करनी है बोलकर कितनी बार फालतू पैसे भी ले जाया करता था। मन में कई सवाल पनपने लगे। हमने उसके एक साथी मित्र से उसके फ्लैट तक ले जाने को कहा। वो हमें मुकुल के फ्लैट तक छोड़कर चला गया। दोपहर के करीब 1 बजने को था जब हम मुकुल के फ्लैट तक पहुंचे। रात भर के थके हारे भूखे प्यासे मुकुल के दरवाजे के आगे खड़े थे। हमने दरवाजे की घंटी बजाई, कोई उत्तर नहीं आया। हमने दोबारा घंटी बजाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। हमने बार बार घंटी बजाई, तब जाके अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई। आ रहे हैं, रुकिए तो सही, कब से घंटे पे घंटी बजाए जा रहे हैं, थोड़ा सब्र तो रखिए। लड़की की आवाज़ सुन के हम दोनों भौचक्के के रह गए। हमने सोचा हम किसी गलत दरवाजे के आगे खड़े हैं। हम लोग जाने को ही थे, तभी अचानक दरवाज़ा खुला। एक लड़की जो अपनी आंखों को मसल रही थी और पूछ रही थी, कहिए किससे मिलना है? हमने कहा, क्या ये मुकुल का घर है? उसने उत्तर दिया, हाँ जी ये मुकुल का ही घर है, कहिए आप लोग कौन? मुकुल की माँ ने गुस्से में जवाब दिया, मैं मुकुल की माँ हूं और ये मुकुल के पापा हैं, और कुछ पूछना है? इतना सुनते ही उस लड़की के होशो हवास खो गए। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर भाग गई। हमें दरवाजे पर खड़े करीब 1 घंटा होने को था।
खड़े खड़े दोनों के पांव भी दर्द करने लग गए थे। सुबह से पानी की एक बूंद तक गले से नीचे नहीं उतरी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो देखा डरा सहमा सा नजरें झुकाए मुकुल खड़ा था। मैंने आप देखा न था मुकुल को जोर से फटकार लगाने लगा। गुस्से में उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा दी, जिसका मुझे बाद में अफसोस भी हुआ। क्या यही दिन देखने को हमने तुझे इतनी दूर पढ़ने को भेजा है? अपना पेट काट काट के तुझे पैसे भेजते हैं ताकि तुझे कुछ परेशानी ना हो। इतना कहकर मैं गुस्से से चला गया। माहौल की शोरगुल होता देख पड़ोस के फ्लैट से मुकुल के दोस्त भी अपने रूम से बाहर आ गए। कुछ देर बाद देखा तो मुकुल की मां रोते हुए मुकुल के फ्लैट की ओर से आ रही थी। इनकी ऐसी शक्ल देखकर मैं अपना सारा गुस्सा भूल गया। बड़े प्यार से गले लगाकर मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ रितु, कुछ तो बोलो, इतना क्यों रो रही हो? रितु बस रोए ही जा रही थी और कहने लगी, शर्मा जी मुझे माफ कर दो। माफी? किस बात की माफी? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सोसाइटी के पार्क में जाकर हम दोनों बैठ गए। मैंने पूछा, बताओ क्या हुआ, आखिर बात क्या है? अभी जब आप वहां से आ गए थे तो मैंने मुकुल को प्यार से शांत करने की पूरी कोशिश की। हाँ, माँ हो ना, अपने बच्चे पर ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहा जाता। प्यार से समझाया भी कि बेटा ये सब गलत है और तूने हमें बताया क्यों नहीं कि 2 साल से हॉस्टल से बाहर रह रहा है और वो भी किसी लड़की के साथ। रितु ने गहरी सांस भरते हुए मुझसे कहा, हाँ तो इसमें रोने वाली बात क्या है? मैंने रितु से पूछा। आपको पता है हमारा मुकुल अब बड़ा हो गया है। क्या सही है क्या गलत अब वो हमसे बेहतर जानता है। आज मुकुल मुझ पर पहली बार चिल्लाया शर्मा जी। उसने अपने दोस्तों के सामने मुझे बहुत बेइज्जत किया। आपकी गलती नहीं है, ये सब मेरे लाड प्यार का ही नतीजा है जो अब वो हमारी इज्जत भी करना भूल गया है। मुझे माफ कर दीजिए शर्मा जी, मेरी वजह से आपको ऐसे दिन भी देखने मिल रहे हैं। नारी शक्ति है ना, गलती चाहे कोई भी करे, स्त्री खुद ही माफी मांग लेती है। मैंने बड़े प्यार से रितु को गले लगाया और वापस घर चलने को कहा। जो दोस्त हमें मुकुल के फ्लैट तक ले गया था, वापस हॉस्टल जाकर उसे मुकुल का केक, मिठाइयाँ और नए कपड़े देकर हम वापस आ गए वहां से। पूरे रास्ते भर हम दोनों के मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या यही दिन देखने के लिए हमने मुकुल को इतने लाड प्यार से बड़ा किया था, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया? ऐसी संतान से अच्छी तो हमारी संतान ही नहीं होती तो हम ये सोचकर खुश रहते कि हम बे औलाद हैं। इतना कहकर शर्मा जी और रितु जी ठिठुक कर रोने लगे। दिव्या और मेरी आंखें भी नम हो गई थी। दिव्या ने उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाया और फिर हम दोनों उन्हें घर तक छोड़कर आ गए। घर आकर दिव्या मेरे कंधे सर रखकर लेट गई और कहने लगी, आजकल के बच्चे भी माँ बाप की उम्मीदों पर पूरे खरे नहीं उतरते हैं। कैसा जमाना आ गया है, बच्चों को तो कदर ही नहीं अपने माँ बाप की। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी दिव्यम का फोन आ गया। दिव्यम, हेलो पापा जी, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, बड़ी लंबी उम्र है तेरी माँ और मैं अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ पापा जी। बेटा वो कल की ट्रेन की टिकट तो भेज देता, कभी जल्दी जल्दी में हमें याद ना रहे। हाँ पापा जी, उसी के लिए तो मैंने फ़ोन किया है। आज शाम ही मेरी अचानक ऑफिस की मीटिंग फिक्स हो गई है तो 3 दिन के लिए मुझे मेरी टीम के साथ बेंगलोर जाना है। आप लोग कुछ टाइम बाद ही आना। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, अपना ख्याल रखना। ओके पापा जी, आप भी माँ को मेरा प्रणाम कहना। इतना कहकर दिव्यम ने फोन रख दिया। ना चाहते हुए भी मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। कहीं हमारा दिव्यम भी तो कहीं नहीं, ये भी मैं क्या सोचने लगा। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, आपने मेरी बात नहीं कराई दिव्यम से? दिव्या ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, अरे बेचारा दिन भर ऑफिस में काम करता है तो थक जाता है, बाद में बात कर लेगा। और वैसे भी अब हम गुड़गांव नहीं जा रहे हैं। क्यों? एक शब्द में जैसे उसने सारी जान ही झोंक दी हो। क्यों नहीं जा रहे हम दिव्यम के पास? अरे वो बेंगलोर जा रहा है ऑफिस के किसी काम से, इसलिए नहीं मिल पाएगा हमसे। हाँ, बड़ा आदमी हो गया है ना, माँ बाप से मिलने तक का समय नहीं है उसके पास। दिव्या की अश्क भरी आंखों ने जैसे सब कुछ बयां कर दिया हो। दिन भर से जितनी खुश थी उससे कहीं ज्यादा उदासी अब उसके मन में थी। वो मंद हवा सी ठहरी सी हो गई। बेटे से ना मिलने का दुख उसे सताने लगा। तरह तरह के ख्याल मन में ठहर रहे थे। कहीं हमारा दिव्यम भी तो मुकुल के जैसे फालतू के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। हे शिव 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 शिव, खुद से सवाल पूछते पूछते दोनों की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह के करीब 7 बजे थे। इतनी देर तक हम कभी नहीं सोते, मगर आज पता नहीं क्यों बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। सुनो जी, उठिए, जरा बाहर देखो कौन आया है, दिव्या ने कहा। हाँ भगवान, जाना तो पड़ेगा दरवाजा खोलने, आपका हुक्म जो है।
दिव्या को हंसाने के लिए मैंने मजाकिया ढंग से कहा। मैं दरवाजे तक गया और दरवाजा खोला, मगर सामने कोई नजर ही नहीं आ रहा था। दिव्या, मेरा चश्मा देना जरा, मैं मेज पर ही भूल गया हूं। अब तो ठीक से नजर ही नहीं आता। मैं मन ही मन कहने लगा। दिव्या ने चश्मा लाकर दिया तो देखा दूध वाला आया था। एक बार तो मन में लगा कि दिव्या आया होगा और आते ही कहेगा कि माँ पापा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो रात को ही निकल गया था ऑफिस से। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूध वाले से दूध लेकर हमने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर आने लगे। मैं अंदर आ चुका था और दिव्या अभी बाहर ही कुछ काम कर रही थी और तभी आवाज आई, माँ पापा कैसे हो आप दोनों। दिव्या ने उसे पीछे मुड़कर देखा। एक जानी पहचानी सूरत उन्हें निहारने को खड़ी थी। दरवाजे के बीच में बने छेद से दिव्यम अंदर झांक रहा था। दिव्या ने बहुत तेज चिल्लाते हुए कहा, अरे दिव्यम, मेरा बच्चा, तू बिन बताए कैसे चला आया? तू तो बेंगलोर जाने वाला था ना। दिव्यम, कहाँ है दिव्यम? अरे तुम पगला गई हो क्या? वो तो बेंगलोर पहुंचने वाला होगा, मैंने अंदर से चिल्लाते हुए कहा। दिव्या ने कहा, अरे बाहर तो आओ या अंदर से ही बोलते रहोगे। मैं जैसे ही बाहर आया तो देखा सामने दिव्यम खड़ा है। मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे बेटा दिव्यम, तू यहाँ? मैंने कहा, सारी बातें यहीं करोगे या अंदर भी चलोगे अब? दिव्या ने हम दोनों को अंदर ले जाते हुए कहा, बेटा तू तो बेंगलोर जाने वाला था, तो गया क्यों नहीं? मैंने कहा, माँ पापा, अगर आप दोनों को याद हो तो आज आपकी शादी की सालगिरह है। काम तो जिंदगी भर का है, मगर ये पल दोबारा नहीं आएगा। मैंने कल जब आपको फ़ोन किया था तब ऑफिस में ही था। उसके बाद जब मैं रूम पर पहुंचा तो मुझे याद आया कि कल तो आपकी शादी की सालगिरह है और मुझे ये भी पता था कि आप लोग मेरे बगैर सालगिरह मनाते भी नहीं। इसलिए मैंने अपने कलीग को बेंगलोर भेज दिया और अपने बॉस से छुट्टी लेकर रात को ही घर से निकल गया। सुबह उठते ही आप लोगों को सरप्राइज जो देना था। दिव्यम ने खुश होते हुए हमसे कहा। न जाने ये कैसा पल था, अगले ही पल कौन सी खुशी या कौन सा दुख आ जाए, किसे पता। हमें अपने गलत होने का जितना मलाल था, उससे कहीं ज़्यादा खुशी दिव्यम को हमारे प्रति प्यार और सम्मान देखकर हो रही थी। वरना आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते। हम दोनों गलत थे। हम अपने बच्चे के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं? शायद दिव्या भी उस वक्त यही सोच रही थी। जो ख्याल मेरे दिमाग में पनप रहे थे, उसकी आंखों पर अफसोस के बादल साफ नजर आ रहे थे। दिव्या और मैं जैसे आंखों से एक दूसरे से बात कह और समझ रहे थे। हम दोनों की आंखें नम हो चली थी। यह देखकर दिव्यम ने परेशान होते हुए पूछा, अरे माँ पापा जी, आप दोनों रो क्यों रहे हो? क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? आखिर बात क्या है? आज सालगिरह के दिन आप दोनों को खुश होना चाहिए, बजाय इसके आप दोनों उदास हैं। आखिर हुआ क्या है ऐसा, मुझे तो बताओ। कौन माँ बाप होंगे जिन्हें अपने बच्चों से मिलकर खुशी नहीं होती होगी? हम तो बस खुद को कोस रहे हैं। दिव्या ने नम आंखों से दिव्यम की ओर देखते हुए कहा। दिव्यम ने पूछा, आखिर बात क्या है पापा? बेटा, कल शर्मा जी और उनकी पत्नी आए थे। मुकुल के बारे में बताकर खुद को बहुत कोस रहे थे। बेचारे मुकुल की वजह से इस उम्र में बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने सांत्वना भरी आंखों से दिव्यम से कहा। दिव्यम ने पूछा, ऐसा क्या किया मुकुल ने पापा, जो अंकल और आंटी इतने परेशान हो रहे थे? मैंने दिव्यम को सारी बात बताई। कैसे मुकुल ने अपने माता पिता का अपमान करके पुत्र वर्ग पर एक कलंक लगा दिया। दिव्यम ने बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप लोग गलत नहीं हो। आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही सोचता जो आप लोगों ने सोचा। जब मैं छोटा था तब आपके पास पैसे ना होने के बावजूद भी आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जब मेरे पैर में चोट लगी थी तब आप और माँ सारा दिन मेरे पास बैठे रहते थे और रात को उठ कर देखा करते थे कि कहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं। अपनी भूख प्यास की चिंता किए बिना आप मेरे लिए कितना ख्याल रखते थे पापा। वो दिन मैं आज तक नहीं भूला हूँ जब मैं फटे हुए मोजे पहनकर टूटे जूतों में स्कूल जाया करता था और एक दिन शर्मा अंकल ने उन फटे हुए जूते और मौजों को मजाक बनाते हुए आपसे कहा था, क्या शिवम जी, बच्चे को फटे जूते मौजे में स्कूल भेजते हो? हम तो अपने मुकुल को ऊपर से लेकर नीचे तक टिप टप करके भेजते हैं। आप शांत खड़े होकर झूठी हंसी हंस रहे थे। आपकी वो मजबूरी भरी आंखें मैं आज तक नहीं भूला हूँ। मुझे पता है उन दिनों हमारे हालात ठीक नहीं थे। आपके पास भी उन दिनों पैसों की बहुत तंगी रहती थी। मेरे स्कूल की फीस भी आप बहुत मुश्किल से जमा करते थे। पापा, सबका समय एक जैसा नहीं होता है, इसलिए अपने अच्छे समय में किसी पर हंसना नहीं चाहिए। और उसका सीधा उदाहरण आप शर्मा अंकल को ही देख लो। पापा, आप ही तो कहते थे ना कि सारी उंगलियां समान नहीं होती, इसलिए सारे बच्चे अपने माता पिता का अपमान नहीं करते। कुछ बच्चों की वजह से सभी बच्चे बदनाम हो जाते हैं। इसलिए मुझे लेकर आप कभी परेशान मत होना। आपका बेटा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा पापा। थोड़ी देर के लिए एक अलग सा माहौल हो गया था हमारे घर में।
कौन सी बात किसके दिल को छू जाए कह नहीं सकते। हमारे दिव्यम ने बहुत गरीबी देखी है, इसीलिए उसे पैसों और लोगों में फ़र्क अच्छे से पता है। देखो, वो मौजों वाली बात वो अब तक दिल में संभाले बैठा है, और ठीक भी है। कामयाबी जितनी मर्जी हासिल कर लो, मगर पाँव हमेशा ज़मीन पर ही होने चाहिए। फ़ख्र महसूस होता है इस दौर में हमें दिव्यम जैसी संतान मिली है, जहाँ बच्चे अपने माता पिता की कदर करना तो दूर, उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। बच्चे अब जल्दी समझदार हो रहे हैं। माता पिता को रोज़मर्रा की दौड़ भाग से थोड़ा समय बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए। बच्चों के साथ दिन में कम से कम एक बार बैठकर बात करनी चाहिए। जीवन की सारी परेशानियों को परे रखकर परिवार संग खुशी के 2 पल बिताने चाहिए। एक दूसरे को समय देने से ही तो परिवार की डोर मजबूत होती है। सुनना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। वो छोटे मौजे अब बड़े हो गए थे। दिव्यम की बातें सुनकर मैं मन ही मन एक काल्पनिक दुनिया में चला गया था। देखो, कितनी बड़ी बात करने लगा है ये। दिव्या ने दिव्यम को प्यार से गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, आप ही का तो बेटा हूँ माँ। दिव्यम ने हंसते हुए कहा, चल जा, फ्रेश हो जा, तेरी पसंद के हलवा और चने बनाए हैं। दिव्या ने प्यार से कहा। हंसी की फुहार दूर दूर तक फैले जा रही थी। वो चेहरे जो कुछ समय के लिए मुरझा गए थे, अब खिल उठे थे। हमारे घर में एक बार खुशी का माहौल हो गया था। शादी की सालगिरह पर सब एक साथ थे। इससे अच्छा तोहफा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर सबको दिव्यम जैसी औलाद दे। कहानी समाप्त। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ, जल्द मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।